गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आप ये थंबनेल देखिए, आज क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। कुछ सेकंड्स लगाकर, जैसे कि 10 सेकंड्स लगा के देख लीजिए। वन शॉट रिवीजन है, 75 MCQs हैं, ग्रामर एंड यूसेज और बूस्ट योर इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, क्लॉजेस है, प्रेपोजिशंस हैं, जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स है। यानी कि इसमें जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स हैं। यानी कि हमने इसमें वन शॉट रिवीजन में 75 क्वेश्चंस में आपके लिया है। इनका जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आई कांट से कि ये पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। तो जस्ट लुक एट द थंबनेल एंड फिर उसके बाद वन शॉट रिवीजन करेंगे। कल जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फटाफट फटाफट करा था, अब इसमें कितना फटाफट होता है देखते हैं। तो चलिए, हमारा आज का है वो कहाँ गया, ये टारगेट टेस्ट सीरीज नहीं, 75 क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्वेश्चंस देखने में आसान हैं मगर समझने में थोड़े से वो हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और ये आपको हमारे इन क्वेश्चंस के जो PDFs हैं दैट यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल। डॉक्टर स्वाति शर्मा का जो चैनल है, ये आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक जो है वो मिल जाएगा, उस पर ये पोस्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द सेंटेंस ओनली आफ्टर द कमिटी हैड डिस्पर्स डिड द चेयरमैन रिवील द रियल मोटिव। तो इसमें ओनली यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये जो वर्ड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन है। तो आप ये देखिए, ओनली आफ्टर, तो इसमें पूछा है ओनली किस रूप में काम कर रहा है, ओनली आफ्टर। तो ये ओनली, व्हेन, ये बात कर रहा है व्हेन का। व्हेन क्या होता है, एडवर्ब। ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। सो द आंसर इज बी, एडवर्ब। द देन प्रिंसिपल रिफ्यूज टू एंडोर्स द प्रपोजल। द देन प्रिंसिपल, अब ये देखिए, ये प्रिंसिपल नाउन है और नाउन के जस्ट पहले देन आ रहा है तब, यानी कि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या है, दैट्स एन एडजेक्टिव। द पुअर वर प्रोवाइडेड इमीडिएट रिलीफ। द पुअर वर प्रोवाइडेड इमीडिएट रिलीफ। यहाँ वैसे जो पुअर होता है, ये जो है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही नाउन जो है वो उसके पहले द लगा देते हैं तो वो पूरे ग्रुप को बताता है। और जब ग्रुप को बताता है तो उसके साथ आप वो जो है वो क्या हो जाता है, नाउन इक्वलेंट हो जाता है। ये एडजेक्टिव है बट इट इज फंक्शनिंग एज अ नाउन इक्वलेंट। ही इज समथिंग ऑफ अ पोएट। हियर समथिंग इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एडवर्ब या नाउन। अब इसको समझिए, ये बड़ा वो जो है ये क्या है। सबसे पहले ऑफ के पहले जब आता है तो वो नाउन आता है। ही इज समथिंग ऑफ अ पोएट, यहाँ पर टू एन एक्सटेंट, ठीक है, अ लिटिल बिट, थोड़ा सा, ऐसे, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर ये समथिंग जो है ना, वैसे तो ये एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है बट हेयर इट इज वर्किंग एज अ नाउन। ही इज समथिंग, क्योंकि ये पोएट का ही जो है उसको बता रहा है। तो ही समथिंग ऑफ अ, जैसे मैन ऑफ ऑनर, तो मैन ऑफ ऑनर, ऑफ के आगे पीछे दोनों तरफ नाउन है। तो यहाँ पर ये है प्रोनाउन बट हेयर इट इज वर्किंग एज अ नाउन। ठीक है जी, अब मैं आपको इसका खोल के भी बता देती हूँ क्या है। जब समथिंग देखते हैं ना तो हमारे मन में यही आता है कि भाई ये तो प्रोनाउन होगा, बट समटाइम्स इट वर्क्स कि अब कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है। ही इज, जो कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है, जैसे मैन ऑफ ऑनर है, या जो है जैसे क्राउन ऑफ गोल्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है और ऑफ के आगे पीछे नाउन है, इसीलिए हेयर इट इज वर्किंग एज अ नाउन। इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन सेट राउंड द फायर। तो देखिए, क्वेश्चन 2021 में भी है, द चिल्ड्रन सेट राउंड द फायर। देखो ये फायर क्या है, दैट्स अ नाउन।
ये राउंड किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। अगर इस पर सेंटेंस खत्म होता तो ये होता एडवर्ब, लेकिन इसके बाद आ रहा है नाउन। एडवर्ब हो या प्रेपोजिशन हो, ये जवाब व्हेन, वेयर, हाउ इसी का ही देते हैं। तो ये जो है यहाँ पर द चिल्ड्रन सेट राउंड द फायर, द चिल्ड्रन सेट वेयर राउंड द फायर। तो यहाँ ये राउंड, अगर इसमें सेंटेंस खत्म होता तो ये एडवर्ब होता, मगर इसमें सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद नाउन आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? दैट्स अ प्रेपोजिशन। तो ये क्या है? प्रेपोजिशन। Much has been said but little done. Much has been said but little done. इसको सोचिए क्या होगा। सबसे पहले much has been said और इसमें little has been done, ये होगा little has been। बहुत कुछ कहा गया है मगर थोड़ा बहुत ही करा गया है। much, यहाँ much किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। लिटिल हैज बीन वर्ब को रिपीट नहीं करा। डन का सब, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। जो वो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं वो कौन होते हैं? नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर ये नाउन नहीं है, ये क्या है? दैट्स अ प्रोनाउन। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चंस को भी अपने आप देखते रहिए और उसके बाद खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जब आपको पेपर इसका मिल जाए तब, ठीक है। नेक्स्ट इज यू मे लीव एनी टाइम यू विश। यू मे लीव एनी टाइम यू विश। तो एनी क्या है? देखिए, टाइम नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। दैट इज इनडेफिनेट, जब कभी इच्छा करे। यहाँ पर रिलेटिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, न्यूमरल नहीं है, ये क्या है? इनडेफिनेट एडजेक्टिव। द आंसर इज सी, इनडेफिनेट एडजेक्टिव, क्योंकि एग्जैक्ट मोमेंट नहीं बता रहा है। इट इज नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट मोमेंट। एनी टाइम मतलब जब कभी तुम्हारा जो है, इनडेफिनेट, जब कभी तुम्हारा मन करे तब। तो ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, ठीक है जी। इनडेफिनेट एडजेक्टिव तो आप लोग जानते होंगे कि क्या है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। देखिए, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेफिनेट हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। इनडेफिनेट होते हैं जब ये सम, एनी, सर्टेन ये होते हैं। जैसे नो मैटर का विच का मतलब होता है। तो यहाँ पर इनडेफिनेट एडजेक्टिव के रूप में हम इसे यूज करते हैं। और जब कभी तुम्हारा मतलब नो मैटर कब कौन से समय में, तो नो मैटर में जब कभी तुम्हारा मन करे, तो इसीलिए यहाँ पर एनी जो है वो इनडेफिनेट, एनी टाइम, जब तुम्हारा मन करे जब है, तो इसीलिए इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। ही केम नॉट विथ स्टैंडिंग द हैवी रेन। अब ये सबसे पहले नॉट विथ स्टैंडिंग क्या है ये समझिए। ही केम, वो आया, डिस्पाइट द हैवी रेन, कि हैवी रेन के बावजूद भी वो आया। तो यहाँ पर ये, इसमें आप ये डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ होता है। इसका मतलब जो होता है वो डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ होता है। कि नॉट विद स्टैंडिंग क्या है? अब मैंने बताया ही केम इंस्पाइट ऑफ द हैवी रेन। तो इंस्पाइट ऑफ क्या होता है? दैट इज अ प्रेपोजिशन। अब इसी तरीके से ये क्या है? दैट्स अ प्रेपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये हैवी रेन नाउन के जस्ट पहले आ रहा है, तो ये क्या है? प्रेपोजिशन। द अक्यूज्ड वाज फाइनली अक्विटेड। द अक्यूज्ड वर्ब का है, ये है, क्या हो गया? दैट इज, यहाँ पर आप यहाँ पर एडजेक्टिव यूज एज अ, यहाँ पर वैसे ये कॉमन नाउन भी हो सकता है। और यहाँ पे अक्यूज्ड वैसे नाउन ही होता है अक्यूज। तो अक्यूज्ड एज अ नाउन है। अक्यूज्ड वाज फाइनली एक मिनट,
बट यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह नहीं है, ये नाउन ही है, तो हेयर इट इज वर्किंग एज अ नाउन। क्योंकि कॉमन नाउन के रूप में जनरल वे में बात की जा रही है, तो हेयर एडजेक्टिव यूज, देखो एडजेक्टिव के रूप में तो ये तब होगा कि द अक्यूज्ड एम्प्लॉय वाज फाइनली अक्विटेड, तब होगा, अदरवाइज नहीं है। ये कॉमन नाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो दैट इज सी, द अक्यूज्ड वाज फाइनली अक्यूटेड। कॉमन है, कॉमन नाउन के रूप में कोई किसी का नाम या वो तो लिया नहीं जा रहा है, तो ये दैट शुड बी अ कॉमन नाउन। तो यहाँ पर ये नाउन बिल सिंपल नाउन है और किसी का नाम तो ले नहीं रहे हैं, तो जनरल वे में बात करे जा रहे हैं, द अक्यूज्ड वाज फाइनली अक्विटेड। हालांकि एक दिमाग में ये आता है कि जब हम एक स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन कैसे हुआ? ऐसे हुआ क्योंकि अगर हम किसी का नाम लेके कहते तब तो वो चीज़ जो हो जाती वो हमारा प्रॉपर नाउन होता, बट ये प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पर हम सी लगाएंगे और एडजेक्टिव के तौर पे इसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। She rather likes solitude. She rather likes solitude. अब यहाँ पर आप देखिए रादर यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है, रादर यहाँ पे काम कर रहा है लाइक, शी लाइक्स सॉलिट्यूड, ये वर्ब है, ठीक है। शी रादर, रादर जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? दैट्स एन एडवर्ब, दैट्स एन एडवर्ब, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभी, और यहाँ पर रादर जो है इसका मीनिंग है टू सम डिग्री। एक मिनट का मुझे समय दीजिएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। I know that he will not support us now. The clause that he will not support us now is देखिए मैं अभी इस वाले क्वेश्चन पे ही अटकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा से इस पे आऊँगी, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को मैं बार बार इसको पढ़ भी रही हूँ कि इसमें द अक्यूज वॉज फाइनली अक्विटेड, अक्यूज इज, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन पे जब तक मेरे दिमाग से वो चीज़ जाती नहीं है तब तक मैं उसमें यहाँ पर मैं इसको चेक कर रही थी कि मेरे हिसाब से मैंने कहा कि इसे कॉमन नाउन होना चाहिए, द अक्यूज वॉज फाइनली अक्यूटेड, क्योंकि ये जो चीज़ है यहाँ पर ये कॉमन है क्योंकि जनरल वे में, लेकिन इसका एक जो उसमें रीज़न दिया है वो ये है कि इसे एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन क्यों है, क्योंकि उसमें ही उन्होंने कहा है कि भाई देखो ये कॉमन नाउन के रूप में अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत नहीं माना जाएगा, मगर वहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि द अक्यूज, द इंजर्ड, जो कोई डिस्क्रिप्टिव नाउन्स होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी बताने वाले होते हैं, उनको हम एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन बोलते हैं। अक्यूज्ड है, इंजर्ड है, डिजीज है, तो ये जो द ब्लाइंड, ये डेड है, तो इनको ये डिस्क्रिप्टिव बताने वाले होते हैं, तो इनको
जो है, और जब स्टैंड अलोन होते हैं यानी कि इनके बाद कोई और नाउन नहीं लगता है, तो इनको एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक वर्ड जो है वो ड्रॉप कर रखा है। जैसे द अक्यूज्ड पर्सन वाज फाइनली अक्यूटेड, तो इन्होंने जो है पर्सन को ऑमिट कर दिया, तो दैट इज वाई द एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड एज अ नाउन। तो ये इसमें कहा गया है, तो इसीलिए मैं इस वाले क्वेश्चन में अटक रही थी। तो क्या सही आंसर होना चाहिए, आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या सही, क्योंकि देखिए इसमें ये भी आंसर है और ये भी, ये दोनों ही ठीक है। मैंने दोनों का आपको ये दिया कि भाई पहली बात ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव नाउन्स होते हैं, वी कैन टेक देम, जो डिस्क्राइब करते हुए द अक्यूज, द इंजर्ड, या द डिजीज्ड, द ब्लाइंड, अगर ये स्टैंड अलोन है, अपने बाद ये नाउन नहीं ले रहे हैं, तो हेयर द एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड एज अ नाउन। तो इसीलिए यहाँ पर एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन और कॉमन नाउन बोथ आर करेक्ट। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी दोनों ठीक है। तो मैं किसी चीज़ पर अटक जाती हूँ, तो जब तक मेरे दिमाग से क्लियर नहीं होता तब तक मैं उस पर अटकी रहती हूँ। I know that he will not support us now. The clause that he will not. I know क्या, that he will. तो ये क्या का जवाब दे रहा है, तो that's a noun clause. The house that stands on the corner. ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ये क्लॉजेज होते हैं। हाउस जो है वो नाउन है, और नाउन को जो है ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। द हाउस दैट्स बिलोंग्स टू माई अंकल। तो ये जो पूरा क्लॉज है दैट स्टैंड्स ऑन द कॉर्नर, ये इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, इस हाउस के बारे में बता रहा है। ये कौन सा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। बराबर, रिलेटिव क्लॉज को ही क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इफ यू हैड लिसन्ड केयरफुली यू वुड नॉट हैव मेड दिस एरर। इफ यू हैड लिसन्ड केयरफुली, तो यहां पर ये जो है ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। Though he is wealthy, he is not contented. Though he is wealthy, he is not contented. तो यहाँ पर पूछा कि though he is wealthy क्या है, तो यह होता है हमारा adverb clause of concession. That is adverb. Whoever commits the offense must be punished. Who must be punished? Who must be punished? Whoever commits the offense. अगर हम पूछते हैं who must be punished, whoever, जो कोई भी, हु का जाए, तो क्या उनसे आप बताओ भाई, हर चीज़ मैं ही बताती रहूँगी क्या, थोड़ा सा मैं वो भी दे दूँ, समय भी दे दूँ कि आप लोग अपने आप भी देख लें। भाई देखो, जो हु का व्हाट का जवाब देता है वो कौन सा क्लॉज होता है, दैट इज नाउन क्लॉज। तो आपने भी जवाब दे ही दिया होगा। दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड। फिर मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगी, वेयर द एक्सीडेंट, वेयर से कंफ्यूज मत होना, दिस इज द प्लेस, ये प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है, ये प्लेस के मॉडिफाई नहीं, प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है, और जो क्वालिफाई करता है वो कौन सा क्लॉज होता है, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। He spoke so softly that I could scarcely hear him. वो इतना धीमे बोला तो क्या हुआ, रिजल्ट हुआ, दैट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। As the night grew darker, the travelers became anxious. As the traveler became anxious when, as the night, जब, जो जब का जवाब दे रहा है, तो जब का जो जवाब देगा दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है जी। What he proposed was unacceptable to the members. What was unacceptable? What का जवाब दे रहा है ना, जो क्लॉज what का जवाब देता है वो कौन सा होता है, दैट इज नाउन क्लॉज। द रीजन वाई ही रिजाइंड रिमेन्स अनक्लियर। ये क्वेश्चन को देखे देखे से लग रहे होंगे एसपी बख्शी वगैरह वाले में से। द रीजन इज नाउन, नाउन को कर रहा है ये क्वालिफाई, तो क्या हो गया, ये एडवर्ब रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। भले ये शुरू एडवर्ब से हो रहा है, मगर नाउन को जो क्वालिफाई करे वो क्लॉज कौन सा होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्लॉज को क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। चलो भैया, अब टेंसेस के क्वेश्चन आ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हुए, टेंसेस, अब क्लॉज आइडेंटिफिकेशन हुआ, अब आपके टेंसेस के आ गए। बाय नेक्स्ट जून शी विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 10 ईयर। बाय आया, टाइम आया, फ्यूचर परफेक्ट, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो ये हुआ आपका आंसर, द आंसर इज बी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे तो फ्यूचर परफेक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन यहां पर जो है विल हैव बीन टीचिंग कर रहा है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, कितना घिसा पिटा सेंटेंस है, याद है ना ये कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट, और ये पास्ट इंडेफिनिट। आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस डॉन, द टेंसेस आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस डॉन। तो ये जो है आपका सिंस डॉन आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए आई हैव बीन वेटिंग हेयर, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे विल बी डिस्कसिंग द प्रपोजल व्हेन द गेस्ट अराइव, दे विल बी डिस्कसिंग व्हेन द गेस्ट, जब गेस्ट आएंगे तो वो प्रपोजल डिस्कस कर रहे होंगे। तो will be discussing, that is future continuous, that is future continuous। ongoing action happening at the, जो एक्शन हो रहा होगा ना जब गेस्ट आएंगे तो वो कर रहे होंगे काम, तो ये जो है दे विल बी डिस्कसिंग व्हेन द गेस्ट अराइव। एक ऑनगोइंग एक्शन जब कोई आएगा और ऑनगोइंग एक्शन हो रहा होगा तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। he had been sleeping for an hour when I reached his house, तो ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से सो रहा था जब मैं उसके घर पहुंचा। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है जी। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स, ये कौन सा टेंस है, दैट इज प्रेजेंट इन सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। I shall have finished the assignment before you return, I shall have, तुम्हारे आने से पहले मैं असाइनमेंट खत्म कर चुका होऊंगा। तो एक काम पहले होगा फ्यूचर में, एक काम बाद में। जो काम पहले खत्म होता है फ्यूचर परफेक्ट, जो बाद में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो shall have finished जो है फ्यूचर परफेक्ट, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। She was writing a letter when the lights went out, तो यहाँ पर was writing है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। जो एक्शन जब कोई जो एक कहते हैं ना एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और जो व्हेन बताता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। द ट्रेन लीव्स एट 6 टुमारो मॉर्निंग, द ट्रेन लीव्स, तो ये देखो भाई ये जो है ना, या सिंपल प्रेजेंट जो है, जब प्रेजेंट फ्यूचर की का फिक्स प्लान्स होते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताए जाते हैं। I had scarcely entered the hall when the ceremony began, the tenses used are had scarcely when the ceremony, यहाँ पर आपके पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट इन द फर्स्ट एंड सिंपल पास्ट इन द सेकेंड, सो द आंसर इज ए। तो ये हुए आपके 30 क्वेश्चंस। अब 31 पे, ही वॉज सीन डैश द रूम इन अ ग्रेट हरी, पहले आप क्वेश्चन देखो फिर बताना। ही वॉज सीन डैश, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, होता है ना। देखिए देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट्स का क्वेश्चन है, और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक इन्फिनेटिव्स के साथ और ये वाला बताऊंगी। जैसे ये है, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा कि
एक हमने यहाँ लिखा आई सॉ हर टॉक टू हर मदर, इसके अलावा हम यहाँ आई सॉ हर टॉकिंग टू हर मदर, दोनों ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ शी वॉज सीन, तो कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर क्या लगा है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी आपके सी और हियर वर्ब्स आते हैं तो वो अगर एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं तो वो बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं या आपका जो है पार्टिसिपल लेते हैं, बेयर इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल। लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में यूज होते हैं तो ये 2+ यानी कि इन्फिनेटिव लेते हैं या पार्टिसिपल लेते हैं। अब पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव में क्या अंतर है? जब एक्शन आपने केवल शुरू होते हुए देखा लेकिन खत्म होते हुए नहीं देखा तो आप लगाते हैं पार्टिसिपल। ही वॉज सीन एंटरिंग द रूम इन अ ग्रेट हरी, यानी कि ऊपरी तौर पे देखा। लेकिन जब आपने एक्शन पूरा देखा तो वहां पर लगाते हैं हम इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हमें जो सेंटेंस के हिसाब से सही बैठ रहा है कि हमने उसे जब तक एक्शन खत्म नहीं हो गया तब तक देखा। तो यहाँ भूल कर भी एंटर मत लगा देना, यहाँ क्या आएगा, ही वॉज सीन टू एंटर द रूम इन अ ग्रेट हरी। क्यों? क्योंकि जब सी और हियर वर्ब्स किस में यूज होते हैं, सी और हियर वर्ब्स यूज होते हैं आपके किस में, पैसिव वॉइस में, तो आप लगाते हैं इन्फिनेटिव, ये याद रखिएगा। और ये जो है मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, देखो मैं अपनी किताब में से पढ़ के मतलब मुझे अपनी किताब में से कोट करके बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल जो है गूगल से, वैसे तो उस पर भी सही ही होता है मगर फिर भी। तो ये जो है ही वॉज सीन टू एंटर द रूम इन अ ग्रेट हरी। अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये जो है इसमें लिखा हुआ भी है, ये एक प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है और इसका नाम है A.J. थॉमसन। उसमें लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ इसमें लिखी हुई है और मैं आपको इसको वैसे बता देती हूँ। द बेसिक वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, सी, हियर, फील, स्मेल एंड द वर्ब्स लिसन, नोटिस एंड वॉच कैन बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसके अलावा ये भी है, ये यहाँ पर कि सी and here when they are used in passive voice they take 2+ the first form of verb or 2 infinitive। see और here जब passive voice में use होते हैं तो 2 plus verb first form of verb लेते हैं। I heard the child dash in the next room। I heard the child, अब देखो भाई ये पैसिव में नहीं लिखा है, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है। यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव नहीं है, यानी कि आपने बच्चे को रोते हुए सुना। आप चाहे पूरा टाइम बच्चा जब तक रो रहा तब तक थोड़ी ना सुनेंगे। आई हर्ड द चाइल्ड क्राइंग इन द नेक्स्ट रूम, यानी कि यू जस्ट विटनेस द एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट द टाइम। द टीचर मेड द बॉय, देखो ये है आपका कॉजेटिव वर्ब। द टीचर मेड द बॉय डू द सम्स अगेन। अगर यही चीज पैसिव में होती, द टीचर द बॉय वॉज मेड टू डू द सम अगेन, अगर पैसिव में होती तो इन्फिनेटिव लगा देते हैं। शी सीम्स, ओह तो बहुत टाइम हो गया। शी सीम्स डैश ऑल अलोंग, सीम्स, बताइए क्या आना चाहिए। एंड शी सीम्स, सीम्स जो है वो उसके साथ ना इन्फिनेटिव लगता है। शी सीम्स टू नो द सीक्रेट ऑल अलोंग, तो यहाँ आएगा शी सीम्स टू नो द सीक्रेट ऑल अलोंग। डैश द ट्रूथ ही विड्रू द एलिगेशन, यहाँ पर ट्रूथ जानने के बाद ही विड्रू द एलिगेशन। अब इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा भाई या नोइंग आना चाहिए या हैविंग नोन आना चाहिए, ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी चीज़ों में हमारा टाइम जा रहा है मगर फिर भी कोई बात नहीं है। देखिए देखिए एक चीज होती है कि जब दो काम के बारे में बताया जाता है जिनमें से जो दूसरा काम होता है वो पहले काम का रिजल्ट होता है, दूसरे काम का रिजल्ट होता है, ये याद रखिएगा। जब दो काम के बारे में बताया जाता है जिनमें से जो दूसरा काम होता है वो पहले काम का रिजल्ट होता है, तो हम पहले काम के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, समझे। तो कौन सा यूज करेंगे, नोइंग द ट्रूथ, क्योंकि ये भी हो सकता है हैविंग नोन द ट्रूथ ही विड्रू द एलिगेशन, ये भी हो सकता था। मगर कहता है जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर क्या है ना, यहां एक चीज समझिएगा कि जब एक काम दूसरे काम का पहले काम का दूसरा काम, ये आपका फर्स्ट एक्शन है, ये आपका सेकंड एक्शन है।
सेकंड एक्शन क्या है, फर्स्ट एक्शन का रिजल्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कौन सा वो लगाएंगे, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर द पुलिस फायर्ड किलिंग 2 रॉबर्स। तो इसी हिसाब से रिजल्ट की वजह से मैंने इसमें करा है, और सत्य जानने के बाद या तो टाइम है तो इसमें वैसे हम हैविंग वाला भी लगा सकते हैं, रीज़न जो है, लेकिन यहाँ वही रीज़न है, एक्शन है, रिजल्ट की वजह से हमने करा है यहाँ पे। द मिनिस्टर अराइव्ड लेट डैश द ऑडियंस रेस्टलेस। द मिनिस्टर, बताओ क्या होना चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट जो बताता है ना, मिनिस्टर अराइव्ड है मेकिंग द ऑडियंस रेस्टलेस, द मिनिस्टर अराइव्ड लेट मेकिंग द ऑडियंस रेस्टलेस। इमीडिएट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस जो वही द मिनिस्टर अराइव लेट मेक, भाई वही ये भी रिजल्ट बताने वाला है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, दैट इज मेकिंग, ये ना रिजल्ट बताने वाला है, मेकिंग द मिनिस्टर अराइव लेट, क्योंकि एक एक्शन का दूसरा द मिनिस्टर मेकिंग द ऑडियंस रेस्टलेस, तो यहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंस है तुरंत वाला, इसीलिए हमने करा है। ही डिनाइड डैश द कॉन्फिडेंशियल, वैसे तो डिनाई के बाद अब देखो यहाँ पर परफेक्टिव इन्फिनेटिव भी लगता है, ही डिनाइड टू हैव स्टोलन आना चाहिए था, ही डिनाइड टू हैव स्टोलन द, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, डिनाइड के बाद ना जेरेंड लगाता है, ही डिनाइड स्टीलिंग द कॉन्फिडेंशियल, तो इसीलिए यहाँ पर हम लगाएंगे सी कि यहाँ पर, वरना टू हैव स्टोलन आता, परफेक्टिव इन्फिनेटिव आता, वो यहाँ नहीं दे रखा, तो ही डिनाइड व्हाट, स्टीलिंग द कॉन्फिडेंस, तो व्हाट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जेरेंड का यूज करते हैं। द बुक इज टू डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड, टू को टू फॉलो करता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, डैश बाय रिपीटेड फेलियर्स ही फाइनली अबेंडन्ड द एक्सपेरिमेंट। अब ये मैं यहां पर यही पढ़ रही थी कि जब दो कामों के होने में समय अंतराल हो तो यहां पर आएगा, वैसे यहां पर एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पर ना हैविंग डिस्करेज्ड आना चाहिए था, हैविंग डिस्करेज्ड बाय रिपीटेड फेलियर, अब वो यहां है नहीं, तो क्या करें, यहां पर हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, डिस्करेज्ड, तो यहां हमारा सही आंसर होगा बी। और आज का मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो है वो बता देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है ना, मैं इसको कि टाइम काफ़ी हो गया है, 32 मिनट्स हो गए हैं, इतना तो कोई देखेगा भी नहीं। आई कैन नॉट इमेजिन हिम डैश सच अ रूड रिमार्क, आई कैन नॉट इमेजिन हिम डैश सच अ रूड रिमार्क, तो यहाँ पर ये एक आई कैन नॉट इमेजिन हिम डूइंग वॉट, तो मेकिंग हिम सच अ रूड रिमार्क, तो यहाँ आएगा सी। तो आज के लिए इतना है, अभी मैं 35 क्वेश्चंस इसके बच गए हैं, वो आप लोगों को कल करवाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।